गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपका स्टार्ट करते हैं आपका द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर का पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट में भी हमने समझा था कि किस तरह से यूरोप जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद नेशनलिज्म की तरफ बढ़ रहा है, और यहीं हम उससे आगे का प्रोसीड करते हैं। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। Germany, Italy, Switzerland were divided into kingdoms, duchies, and cantons, whose rulers had their autonomous territories. यहाँ हमने एग्जाम्पल के लिए कुछ कंट्रीज़ के नाम लिए हैं, जर्मनी, इटली एंड स्विट्ज़रलैंड। बल्कि हम कहेंगे कि पूरा का पूरा यूरोप ही उस समय छोटे छोटे किंगडम्स में, डचेस में, कैंटन्स में डिवाइडेड था, जहाँ आपकी खुद की एक ऑटोनोमस टेरिटरी थी रूलर्स की। किंगडम तो आप समझ सकते हैं जहाँ राजा का रूल है। डचेस जहाँ ड्यूक यानी कि जो डच लोग थे, नीदरलैंड के लोग थे, उनका जहाँ रूल था उनको डचेस कहा जाता था। एंड कैंटन्स हम कह सकते हैं जो पॉलिटिकली जो टेरिटरीज हैं वो बटी हुई हैं, जो छोटे छोटे हिस्सों में पॉलिटिकली जो टेरिटरीज बट जाती हैं उनको कैंटन्स कहा जाता है। तो इस तरह से यूरोप बटा हुआ था। They didn't see themselves as sharing a collective identity or a common culture. तो जो हमने नेशन स्टेट की बात करी थी, जहाँ नेशन में हमने कहा था कि कॉमन कल्चर होना चाहिए, कॉमन लैंग्वेज, एक कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए, तो वो जो कॉमन आइडेंटिटी या कलेक्टिव आइडेंटिटी की हम बात कर रहे थे, वो यहाँ उस समय यूरोप में कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। दे डिडेंट सी देमसेल्व्स एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी, क्योंकि वो सब छोटे छोटे किंगडम्स में एंड कैंटन्स, टचेस में बटे हुए थे। द हैब्सबर्ग एम्पायर रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी। ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर जो था वो हैब्सबर्ग एम्पायर का रूल था। जिस तरह से हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था कि फ्रांस में उस समय किसका रूल था, बॉर्बन डायनेस्टी का, यानी बॉर्बन एम्पायर का। तो उसी तरह से ऑस्ट्रिया में हैब्सबर्ग एम्पायर का रूल रहा था। इन हंगरी, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मग्यार, व द अदर हाफ स्पोक अ वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स। अगर हम हंगरी की बात करें तो वहाँ की आधी पॉपुलेशन तो मग्यार बोलती थी, मग्यार वहाँ की लैंग्वेज है, और बाकी आधी पॉपुलेशन जो है वो अलग अलग तरह की डायलेक्ट्स यानी बोलियाँ यूज़ करते थे कम्युनिकेशन के लिए। तो ये हमें बताता है कि किस तरह से यूरोप जो है वो वहाँ कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी, क्योंकि वहाँ के लोग भी क्या थे, अलग अलग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप में यूरोप बटा हुआ था। सो द ओनली टाई बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप्स टुगेदर वाज अ कॉमन एलिजियंस टू द एम्परर। और ये जितने भी डाइवर्स ग्रुप थे जो कि अलग अलग बटे हुए थे, सिर्फ एक चीज़ थी जो इनको बांधे रखती थी, और वो था जो अपने एम्परर के प्रति जो है कॉमन फेथ रखना। एलिजियंस मीन विश्वास, फेथ। तो वो एक जितने सारे जो डाइवर्स ग्रुप थे वो सिर्फ एक ही तरह से बंधे हुए थे। वो क्या तरीका था कि उन सब का अपने एम्परर के प्रति विश्वास था, वो अपने एम्परर को मानते थे, फॉलो करते थे। तो ये हम जो पढ़ रहे हैं ये क्या है, ये किस तरह से यूरोप में नेशनलिज्म की तरफ यूरोप बढ़ रहा है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं नेशनलिज्म जो वीडियो में, कि जितने भी इवेंट हो रहे हैं वो इवेंट जो हैं वो नेशन स्टेट की तरफ ही जाने वाले हैं। उसी नेशन स्टेट ही जो है वो लास्ट ऑब्जेक्टिव है सभी इवेंट्स का। आगे बढ़ते हैं। द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। नाउ एरिस्टोक्रेसी हम कहते हैं जो उच्च कुलीन वर्ग हैं, जो उच्च वर्ग है, जिसको हम धनाढ्य कह सकते हैं, जो बड़े पैसे वाले जो लोग हैं, सोसाइटी है, वो एरिस्टोक्रेसी कहलाती है। नाउ सोशियली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कंटिनेंट। हम सामाजिक तौर से और राजनीतिक तौर से भी हम बात करें तो जो एरिस्टोक्रेसी थी, जो धनाढ्य, जो पैसे वाले लोग थे, वो यूरोप में उस समय डोमिनेंट क्लास थी, यानी उनका प्रभुत्व था। दिस क्लास वाज हैविंग अ कॉमन वे ऑफ लाइफ
and their families were often connected by ties of marriages. So अगर हम एक कॉमन आइडेंटिटी की बात करते हैं तो इस एरिस्टोक्रेसी क्लास में वो कॉमन आइडेंटिटी दिखाई देती थी, क्योंकि इस क्लास के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड था, जो जीने की तरीके थे, वो कॉमन था। वो एक कॉमन वे ऑफ लाइफ की जी रहे थे, और उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो भी आपस में कनेक्टेड थी थ्रू मैरिजेस। तो जो शादियां हैं वो भी उनकी फैमिलीज़ में आपस में होती थी, और उसकी वजह से, मैरिजेस की वजह से, वो लोग, जो उनकी फैमिलीज़ थी, जो एरिस्टोक्रेसी क्लास की हम बात कर रहे हैं, वो आपस में कनेक्टेड रहते थे। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी was however less in number but has major influence in growth towns. सो ये जो पावरफुल एरिस्टोक्रेसी क्लास थी, जिसका डोमिनेंट था पूरे यूरोप में, वो संख्या में तो कम थे, नंबर में कम थे, लेकिन जो सिटीज़ की ग्रोथ हो रही है, जो टाउन्स ग्रो कर रहे हैं, उसमें उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, क्योंकि यही लोग थे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन्स भी थे, पैसे वाले थे। Now, industrialization began in England in the second half of the 18th century, but in France and parts of the German states, it occurred only during the 19th century. अगर हम औद्योगिकरण की बात करें, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स जब बहुत तेज़ी से उद्योगों का विकास हो रहा है, बहुत तेज़ी से बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री सेटअप की जा रही हैं, तो 18वीं शताब्दी के सेकंड हाफ में इंग्लैंड में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था, लेकिन फ्रांस और जर्मन स्टेट्स की हम बात करें तो वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन 19वीं शताब्दी यानी 19th सेंचुरी तक ही आया है। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। तो जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन आया यूरोप में, जो लगभग सभी पार्ट्स में फैल गया था 19वीं शताब्दी तक, तो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एक नया सोशल ग्रुप जो है वो उभर के आया, और वो सोशल ग्रुप था वर्किंग क्लास का, यानी वर्किंग क्लास पॉपुलेशन का। जो कामगार लोग हैं, जो काम करते हैं, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, एक नया सोशल ग्रुप उभर के आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। Now it was among the educated liberal middle classes that ideas of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity. और उसी वर्किंग क्लास पॉपुलेशन में जो एजुकेटेड थे, जो लिबरल मिडिल क्लासेस के जो लोग थे, उन लोगों के बीच में एक नेशनल यूनिटी के जो आइडियाज़ हैं वो पॉपुलर होना स्टार्ट हो गए। और जब ये नेशनल यूनिटी के आइडियाज़ पॉपुलर होना स्टार्ट हुए, तो उनके स्टार्ट के साथ साथ ही जो एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस थे, यानी जो प्रिविलेजेस जो ये एरिस्टोक्रेसी क्लास उठा रही थी, उन प्रिविलेजेस का अंत होना भी शुरू हो गया। तो ये हमने जाना है कि किस तरह के वहाँ सोसाइटी थी, और किन सोसाइटीज़ में हम कह सकते हैं कि वो एक कॉमन आइडेंटिटी जी रहे थे, और उसके बाद से इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से किस तरह से एक फिर से नेशनल यूनिटी के आइडियाज़ जो हैं वो पॉपुलर होना स्टार्ट हो गए हैं। नाउ इसके बाद हम पढ़ते हैं लिबरल नेशनलिज्म की। तो लिबरल नेशनलिज्म पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि लिबरलिज्म क्या है। तो लिबरलिज्म के लिए अगर आपको याद है, क्लास 9th में सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन चैप्टर में हमने 3 कैटेगरी के लोगों के बारे में पढ़ा था। वो थे लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। सो वो जो लिबरल थे वही लिबरलिज्म है ये। वहाँ हमने पढ़ा था कि लिबरल्स क्या थे, वो उनके लिए इक्वलिटी बहुत मायने रखती थी, वो सभी धर्मों को बराबर समझते थे। तो बिल्कुल हम वहीं से इसको रिलेट कर सकते हैं। इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। सो अर्ली 19th सेंचुरी में जो लिबरलिज्म यानी उदारवादी जो सोच है वो यूरोप में फैल रही थी। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लाइबर मीनिंग फ्री। और लिबरलिज्म ये जो वर्ड है, जो टर्म है, ये लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से निकला है, जिसका मीनिंग होता है फ्री, यानी कि आज़ाद होना। सो फ्रीडम। सो लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल
एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। सो अगर हम समझें तो जो लिबरलिज्म है, जो उदारवाद है, इसका मतलब है किसी एक इंडिविजुअल्स की आज़ादी से है, और इसका मतलब सभी के इक्वल होने से है, इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, यानी कानून के सामने सभी क्या हैं, बराबर हैं। ऑल्सो इट एम्फसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। और लिबरल्स के बारे में हमने पहले भी नाइन्थ में भी पढ़ा, वही चीज़ पढ़ी थी कि वो लोग चाहते थे कि जो सरकार है वो भी कैसी होनी चाहिए, लोगों द्वारा चुनी हुई होनी चाहिए, यानी उनकी सहमति से ही सरकार बननी चाहिए, गवर्नमेंट बाय कंसेंट। अगर वो इस तरह का चाहते थे कि लोगों द्वारा सरकार चुनी जानी चाहिए, मीन्स लिबरल्स डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम थी कि वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं थे। क्यों नहीं थे, वो देखते हैं। द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड was exclusively to property owning men. Men without property and all women were excluded from political rights. वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक इसलिए नहीं थे क्योंकि जो राइट टू वोट है, जो वोट देने का अधिकार है, जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की हम बात करते हैं या यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की हम बात करते हैं, तो वोट देने का अधिकार या चुनाव लड़ने का अधिकार, टू गेट इलेक्टेड, ये अधिकार सिर्फ लिबरल्स ने प्रॉपर्टी ओनिंग मैन, यानी जो पैसे वाले पुरुष थे, उनको दिया हुआ था। यानी वही वोट दे सकते थे, वही चुनाव लड़ सकते थे, वही सरकार का हिस्सा बन सकते थे। और बाकी के जो जो पुरुष थे, मैन विदाउट प्रॉपर्टी, और सभी महिलाएं, ऑल वीमेन, उनको किसी भी तरह के कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे। यानी कि ना तो वो वोट दे सकते थे और ना ही वो चुनाव लड़ सकते थे। तो वो सेमी डेमोक्रेटिक हम लिबरल्स को कहेंगे। इससे आगे, द एबॉलिशन ऑफ स्टेट imposed restrictions on the movement of goods and capital. The Union abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2. तो ये जो पॉइंट है वो आपको नेशन स्टेट की याद दिलाएगा। जो नेशन की हमने बात करी थी, कॉमन आइडेंटिटी की, तो वही है कि एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस, यानी जो गुड्स एंड कैपिटल के जो मूवमेंट हैं, आप एक ही स्टेट में जब आप मूवमेंट करते हैं, सामान को इधर से उधर लेके जाते हैं, एक सिटी से दूसरे सिटी लेके जा रहे हैं, तो भी क्या था, पहले टैक्स देना पड़ता था, जिसको हम कस्टम ड्यूटी कह सकते हैं। जो टैरिफ बैरियर की हम बात की गई है, टैरिफ मीन्स एक तरह का टैक्स ही है। तो वो जो टैक्स थे वो सब हटा दिए गए थे। और जो करेंसीज थी उस समय, जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट की हम बात करते हैं, तो जो भी वो जिन भी वो किंगडम्स में या कैंटन्स में बटा हुआ था, उन सब की अपनी अलग अलग करेंसी हुआ करती थी, जो 30 से ज़्यादा थी। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने क्या हुआ, जब ये लिबरल नेशनलिज्म यानी लिबरलिज्म के आइडियाज जब यूरोप में फैल रहे थे, तो उस वक्त वो करेंसी भी 30 से क्या कर दी गई, 2 कर दी गई। तो ये अ, इससे हम क्या समझ सकते हैं कि यूरोप धीरे धीरे एक नेशन स्टेट की तरफ बढ़ रहा था। इससे आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। सो कंजर्वेटिज्म फिर से वही आ गया। हमने जो 3 कैटेगरीज नाइन्थ क्लास में पढ़ी थी, लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स। तो जो कंजर्वेटिव्स थे वही क्या हैं, कंजर्वेटिज्म यानी रूढ़िवाद। तो ये वो लोग थे कंजर्वेटिव्स जो बदलाव नहीं चाहते थे। अगर वो चाहते भी थे तो कैसा, ग्रेजुअल, यानी बहुत धीरे धीरे चेंजेस हों, अदरवाइज चेंजेस ना हो, वही वो चाहते थे। सो इट इज़ द डोमिनेशन ऑफ अ सोसाइटी बाय एरिस्टोक्रेसी दैट प्रिफर्स ग्रेजुअल डेवलपमेंट देन क्विक चेंज। तो कंजर्वेटिज्म क्या है, ये एक वो सोसाइटी है एरिस्टोक्रेसी की जो कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट प्रेफर करती है, ना कि क्विक चेंज। यानी वो अगर चाहते भी हैं बदलाव हो तो बहुत ही धीरे धीरे होना चाहिए। उनको हम रूढ़िवादी कह सकते हैं, जो पुरानी सोच के हैं। So when Napoleon lost the war in 1815, यूरोप became conservative. So 1815 में जब नेपोलियन ने वॉर हार गया तो यूरोप फिर से क्या हो गया, कंजर्वेटिव हो गया। हम ये इससे फर्स्ट पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि नेपोलियन जो था वो डिक्टेटर तो था, लेकिन डिक्टेटर होने के साथ साथ
भी उसने कुछ रिफॉर्म, कुछ सुधार किए थे। वो थे कि वो इक्वलिटी में बिलीव रखता था। उसने यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू किया, उसने राइट टू प्रॉपर्टी भी लागू किया है। तो वो इक्वलिटी पे बिलीव करता था, और वही इक्वलिटी क्या है, लिबरलिज्म का आइडिया भी वही है। लेकिन 1815 में नेपोलियन जब युद्ध हार गया, तो उसके हारने के बाद से यूरोप फिर से क्या हो गया, कंजर्वेटिव हो गया। यानी कंजर्वेटिव जो आइडियाज़ हैं वो फिर से यूरोप पे हावी हो गए। ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया डिफीटेड नेपोलियन टुगेदर। ये ब्रिटेन है, रसिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया, इन सभी कंट्रीज़ ने नेपोलियन को साथ मिलकर हराया। दे लेटर मेट इन वियना टू मेक अ ट्रीटी फॉर यूरोप। और बाद में वो वियना में मिले और उन्होंने यूरोप के लिए एक ट्रीटी की संधि की। वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। अब हम समझ लेते हैं कि वियना ट्रीटी, जिसको वियना कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं, उसमें क्या था। सो फ्रांस लॉस्ट ऑल टेरिटरीज इट एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन एंड प्रिवेंट टू एक्सपेंड इट्स टेरिटरीज इन फ्यूचर। सो इस संधि के अनुसार, इस ट्रीटी के अनुसार, फ्रांस ने जितनी भी टेरिटरीज नेपोलियन के अंडर में जीती थी उन सबको खो दिया। और उस पर ये पाबंदी भी लगाई गई कि अब फ्यूचर में अब वो अपने टेरिटरी को एक्सपेंड नहीं कर सकता। यानी कि फ्रांस अब अपने टेरिटरी को अब फैला नहीं सकता है। इसके साथ ही जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स वाज लेफ्ट अनटच्ड। नेपोलियन जब डिक्टेटर था फ्रांस का, तो उस समय उसने 39 छोटे छोटे स्टेट्स मिला के एक जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाया था। और उसके हारने के बाद भी वियना ट्रीटी के अनुसार उस जर्मन कॉन्फेडरेशन को अनटच ही रहा गया। उसको किसी ने चेंजेस, उस जर्मन कॉन्फेडरेशन में चेंजेस नहीं किए गए थे। Now, restoration of monarchies and restrictions were imposed on the media to suppress ideas of freedom. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है वियना ट्रीटी, वियना कांग्रेस का। क्योंकि जो ये ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया का जो मेन एम था वो यही था कि वो पुराना जो मोनार्की सिस्टम है उसको वापस लेके आना चाहते थे। यही कंजर्वेटिव था कि वो बदलाव नहीं चाहते थे, जो पहले से चला आ रहा है वही वो चाहते थे। तो वियना ट्रीटी के बाद से यूरोप में फिर से क्या हो गया, मोनार्की सिस्टम आ गया। एंड जो मीडिया थे उस पर फिर से रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, ताकि मीडिया की वजह से जो फ्रीडम के आइडियाज़ हैं वो स्प्रेड ना हो। तो उस फ्रीडम के आइडियाज़ को दबा दिया गया, मीडिया पे इम्पोज करके बैन लगा के। तो इसी वियना ट्रीटी के बाद से ही हमने जो पढ़ा था कि फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले बॉर्बन डायनेस्टी रूल करती थी। सो 1815 के बाद से फिर से फ्रांस में बॉर्बन डायनेस्टी रूल करने लगी। तो ये हुआ 1815 के बाद, जो यूरोप में फिर से क्या हो गया, कंजर्वेटिव्स की फीलिंग आने लगी है। इसके बाद हम बात करते हैं द रिवॉल्यूशनरीज की। क्यों हम बात कर रहे हैं इसकी? क्योंकि कंजर्वेटिव की फीलिंग तो आ गई, ठीक है, मोनार्की सिस्टम आ गया, लेकिन लोग जान चुके थे कि नेशन स्टेट क्या होता है। तो अल्टीमेट एम नेशन स्टेट ही था। सो अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, रिवॉल्यूशनरीज जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं। ना, द यूरोपियन स्टार्टेड रिवॉल्यूशंस एज दे डिडंट लाइक कंजर्वेटिव। जो यूरोपियन लोग थे, जो सिटीजन्स थे वहाँ के, वो कंजर्वेटिव्स को पसंद नहीं करते थे। सो उन्होंने आंदोलन स्टार्ट किए। रिवॉल्यूशनरीज क्या हैं? रिवॉल्यूशनरीज हैं क्रांतिकारी। आप समझ सकते हैं, भारत का अगर हम एग्जांपल लें तो भारत भी ब्रिटिशर्स का क्या है, गुलाम रहा है। तो हमारे देश में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, रिवॉल्यूशनरीज रहे हैं। फॉर एग्जांपल सरदार भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगुरु है, चंद्रशेखर आज़ाद हैं। तो ये बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज रहे हैं जिन्होंने हमारे देश को क्या है, आज़ादी दिलाई है, इंडिपेंडेंस दिलाई है। तो इसी तरह से यूरोप में भी जो हैं रिवॉल्यूशनरीज जो हैं वो ग्रुप बन रहे हैं, क्योंकि वो कंजर्वेटिव्स को फॉलो नहीं करते, उसको पसंद नहीं करते। तो टू रिमूव कंजर्वेटिज्म एंड किंग्स रूल दे सेट अप मैनी सीक्रेट ग्रुप्स। तो जो क्रांतिकारी लोग हैं वो कंजर्वेटिज्म